नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑडियो कार्यक्रम में। आज मेरे पास है एक बहुत ही अनूठी किताब जिसे लिखा है विपुल जोशी जी ने। पर इस किताब पर आए उससे पहले एक छोटा सा सवाल, एक और एक का जोड़ कितना होता है? अरे हंसिए मत, मुझे तो लगता है बहुत लोगों को इसका जवाब ढूंढने की जरूरत भी ना पड़ी हो, उनके मन ने पहले ही 2 बोल दिया हो, क्योंकि यही इसका तर्क संगत जवाब है। पर क्या इसके अलावा भी इसका कोई जवाब हो सकता है? शायद नहीं, या फिर शायद हां। अगर हम तर्क के दृष्टिकोण से हटके भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मान लीजिए कि एक प्रेमी जोड़ा है जिसने अभी नई नई फोटो अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड की है साथ में, और ऊपर लिखा है कि आज हम फाइनली एक और एक मिलकर एक हो गए। उनकी शादी की फोटो पे हजारों लाइक्स आते हैं। इतनी सुंदर बात जो लिखी है, 1 + 1 = 1। क्या ये तर्क संगत बात है? नहीं। लेकिन क्या ये बात भावनात्मक दृष्टिकोण से अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है। यूं लगता है मानो किसी ने एक लाइन में पूरी कविता लिख दी हो। ऐसा ही होता है जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत एक रोमांटिक बात थी, हमें अच्छा लगे, दिल को छू गई। तो भावनाएं जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सट्रीम अच्छे में ही रहेंगी, वो जब एक्सट्रीम बुरे में आएंगी तो तब भी वैसा ही प्रभाव दिखाएंगी। तो मान लीजिए हम समस्याओं में घिरे हुए हैं, हम किसी ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और हमारी कुंडली में बहुत सामान्य सा मिलने वाला योग, किसी की कुंडली में मान लेते हैं कि काल सर्प योग है, मैं उसे दोष भी नहीं कहूंगा, काल सर्प योग है, और ज्योतिष उसे डराता है, बोलता है कि ये तो बड़ा ही भयानक योग है और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको लाखों रुपए की पूजा या हजारों मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा। तो प्रायः लोग इससे डर जाते हैं, क्योंकि तर्क अभी बैक सीट पे है और भावनाएं आगे आ चुकी हैं। भावनात्मक रूप से डरा हुआ आदमी ये सब करने को विवश हो जाता है और आखिर में ठगा हुआ सा महसूस करता है, क्योंकि उस वक्त तर्क संगत बात क्या होनी चाहिए थी, एक और एक का जोड़ क्या होना चाहिए था, वो इतनी बेसिक बात भी भूल जाता है। इसी कमजोर पॉइंट को लेके ये बेहद खूबसूरत किताब जो विपुल जोशी जी ने लिखी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो आई है और उसका नाम है तार्किक ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष तर्क के साथ, और तर्क भी ऐसा नहीं कि बेहद मुश्किल जटिल तर्क जिसे अगर कोई ज्योतिषी है वही समझ पाएगा। बहुत ही आम भाषा में लिखी हुई, जो आप और मैं समझ सकते हैं, वैसी किताब। तो शुरू करते हैं इस किताब का पहला ही चैप्टर, जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कि ज्योतिष और अहम ब्रह्मास्मि। ये तो सभी ने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ होता है। लेकिन देखिए, इस चैप्टर में भी नजरिए के तौर पे जब हम चीजों को देखने का नजरिया बदल देते हैं ना, तो फिर चीजें होने का तरीका भी अपने आप बदल जाता है। तो विपुल जोशी जी लिखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं की हैं। मैं भी एक ज्योतिषी के दृष्टिकोण से इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि कहता है तो उसका अर्थ होता है मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इस वाक्य में अहम झलकता है। लेकिन अगर इसी बात को व्यक्ति ये सृष्टि मेरी है और मुझे इसका ख्याल रखना है, बेहतर बनाना है, अगर ऐसा कहे तो इसमें एक समर्पण की झलक दिखती है। देखिए, 2 नजरिए और दोनों का अलग अलग अर्थ, लेकिन एक ही बात है जिसको हमने 2 दृष्टिकोणों से देखा है। विपुल जी आगे लिखते हैं, देखा जाए तो यही सच्चाई भी है। परमपिता परमेश्वर ने हर व्यक्ति को सृष्टि का मालिक बनाकर भेजा है, किंतु हम हमेशा इससे अनजान रहते हैं। इस दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया के अंदर उतनी ही दुनिया है। यानी आपका सूर्य सिर्फ आपका सूर्य है, वह आपके जन्म के साथ उगा है और आपकी मृत्यु के साथ ढल जाएगा। आपका चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सिर्फ आपके हैं। ये सारे ग्रह आपके साथ ही उदय हुए हैं और आपके साथ ही ढल जाएंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 2 लोगों की कुंडली कभी एक सी नहीं होती। हर कोई अपने आप में कमाल, लाजवाब है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की और निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपना 100% देने की। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये बात थोड़ी दार्शनिकों वाली लगती है, मगर यही सच्चाई भी है। सोचकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने जो काम किया, उसमें भी कोई अच्छी बात निकल आई होगी। जो व्यक्ति हमारी नजरों में बुरा था, जिसे जीने का हक नहीं था, वो भी किसी की नजरों में हीरो था। लोग उसके लिए भी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे थे। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं जो विपुल जी इसमें जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ वही है जो हम सब जानते हैं, लेकिन उस मौके पे उस दृष्टिकोण से उस चीज को देखना उस चीज को सिर्फ पॉजिटिव बना देता है। जैसे कहीं पे 6 लिखा हुआ है, अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो वो 6 दिखता है और दूसरी तरफ से देखने पे वो 9 लगता है। तो सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है, चीज वैसी की वैसी ही है।
कुछ लोग नेगेटिव होके चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं, कामों से जी चुराने लग जाते हैं कि अब तो शायद कुछ नहीं होगा। पर अगर पॉजिटिव लाइट में देखा जाए तो शायद वो खुद के बारे में बेटर फील करेंगे, हालातों के बारे में बेटर फील करेंगे। यही वो बता रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, जैसे एक खेल होता है ना, जिसमें टुकड़े जोड़ जोड़ कर एक पूरा चित्र बनाया जाता है और वो टुकड़े अकेले देखने में बहुत अटपटे से लगते हैं, ठीक उसी तरह सृष्टि में भी हर अटपटे टुकड़े की जरूरत है। वह भी सृष्टि को पूर्ण कर रहा है। संभव है कि जो आपकी नजरों में अटपटा हो वही दूसरे की नजर में एकदम सही हो, और जो आपकी नजर में सही हो वही दूसरे की नजर में अटपटा। पाप पुण्य भी आपके दृष्टिकोण के ऊपर ही हैं। मेरा मानना है कि अगर आप प्रत्यक्ष तौर पर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वह पाप हो सकता है, वरना आप तरक्की करेंगे तो आपको छोड़कर लगभग हर किसी को बुरा ही लगेगा। चिड़ियां फल चुराती है, जानवर दूसरों के खेत चर जाते हैं, वकील झूठ बोलते हैं, सेना के जवान दुश्मनों को गोली मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। तो कैसा पाप? अगर वजह ठीक लग रही है तो पाप पुण्य कुछ भी नहीं, सब कर्म है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि परमपिता परमेश्वर ने आपको सृष्टि सौंपी है, तो कोई ऐसा काम तो करके ही जाइएगा ताकि जब उससे मुलाकात हो तो कम से कम नजरें मिला सकें और कह सकें कि मैंने सृष्टि को पहले के मुकाबले और बेहतर बनाया है, ताकि परमपिता परमेश्वर मन ही मन कह सकें कि इसीलिए तो तुम्हें भेजा था, तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। वाह, बड़ी सुंदर बात है। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड? कैसा लगा विपुल जी की इस किताब का पहला चैप्टर? जरूर बताइएगा और आगे की जर्नी में भी जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए दीपक पांडे का नमस्कार, धन्यवाद।